और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि भारत ने सीमा पर सुरक्षा और बाढ़ को लेकर दोनों देशों के बीच समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया है। साथ ही भारत ने आशा जताई कि सीमा पर अपराध रोकने में बांग्लादेश सहयोगी रवैया दिखाएगा। वहीं बांग्लादेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि एक विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण भी अब सेना करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथियों के कंधे पर सवार बांग्लादेश के यूनुस प्रशासन को आखिर एक सुरक्षित सीमा से दिक्कत क्या है? अब बांग्लादेश की भाषा में ही जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को तलब कर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के कदम पर एतराज जताया है। भारत ने बताया कि सीमा पर सुरक्षा उपायों, बाड़ लगाने की प्रक्रिया में दोनों देशों की सरकारों और सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सभी प्रोटोकॉल और समझौते का पालन किया जा रहा है। भारत ने सीमा पर आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही की चुनौती से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए कंटीले तारों की बाड़, मवेशी बाड़, रोशनी की व्यवस्था और तकनीकी उपकरणों की स्थापना शामिल है। भारत ने बांग्लादेश से पहले के सभी समझौतों को लागू करने और सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए सहयोगात्मक रुख अपनाने की अपेक्षा की है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश के विदेश सचिव ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय कुमार को बुलाया। प्रणय कुमार ने कहा कि इस बैठक में तस्करी, अपराधियों की गतिविधियों और ट्रैफिकिंग से जुड़ी समस्या की वजह से अपराध मुक्त सीमा बनाने की भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी समझ है। इस बीच बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी है। 24 से ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को वापस खदेड़ दिया है। उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में बीएसएफ ने 3 किलो गांजा, अवैध दवाइयां भी जब्त की हैं। जानवर तस्करों के चंगुल से 8 मवेशी भी छुड़ाए गए हैं। उधर बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ बार बार असंतोष व्यक्त कर रहा है। जगन्नाथ विश्वविद्यालय के छात्र भी अपनी 3 मांगों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि सरकार ने विश्वविद्यालय के परिसर के निर्माण को सेना को सौंपने की मांग को मान लिया है। यानी लाचार यूनुस प्रशासन के दौरान अब कैंपस की जिम्मेदारी सेना संभालेगी। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले से निपटने में सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीति का मामला सामने आया है। पुलिसिया रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं के 98% मामले राजनीति से प्रेरित बताए गए हैं। सिर्फ 20 मामले ही सांप्रदायिक वारदात के खाते में डाले गए हैं। संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं, जेएनयू से हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं वो यही है कि बांग्लादेश के साथ अगर अंतरिम सरकार के आने से पहले की हम बातचीत करें तो भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे, और भारत अगर अपनी सुरक्षा के लिए और जो घुसपैठिए वहाँ से आते हैं उनको रोकने के लिए या वहाँ पर जो अपराध होता है उसको रोकने के लिए अपनी सीमा में बाड़ लगाता है, तो इससे बांग्लादेश को क्या परेशानी होनी चाहिए? देखिए, इसके 2-3 पहलू है। साफ साफ है कि पहले जिस तरीके की जो हमारी सीमाएं रही हैं भारत और बांग्लादेश की, ये लगभग 4160 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है। ये पोरस बॉर्डर है, हिली है, टेरेन है, और लगभग 1000 किलोमीटर का बॉर्डर रिवराइन बॉर्डर है। और इसका फायदा घुसपैठिए उठाते रहे हैं। वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग में भी रहे हैं, कैटल ट्रैफिकिंग में रहे हैं, और जो ये इसको हम कहेंगे वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। भारत सरकार ने इसका अपना बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत संज्ञान लिया और हमने अपने बॉर्डर को फेंस करने का एक हमने निर्णय किया। तो हमने एक हमारी प्रयास था कि जैसे कहें कि गुड फेंस मेक गुड फ्रेंड्स, तो या गुड फेंस मेक्स गुड नेबर्स। तो हमने इस विचार से अपने इस बॉर्डर को फेंस करने का कोशिश किया ताकि जो गैर कानूनी आवाजाही है या ट्रैफिकिंग है उसको हम रोक पाए। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय भारत के सामने उभरा 2001 से 2006 के बीच में कि वहाँ पे 3 तरीके के सीधे थ्रेट भारत को आ रहे थे। पहला टेररिज्म का, दूसरा फंडामेंटलिज्म जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था बांग्लादेश में,
और तीसरा जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को जो सपोर्ट करने का था। इन तीनों से निपटने के लिए हमको अपने बॉर्डर को सर्विलेंस पे डालना था, हम अपने बॉर्डर को रेगुलेट करना था और एक तरीके से बहुत ही आवाजाही को रेगुलेट करना था ताकि हम टेररिज्म को काउंटर कर पाएँ, फंडामेंटलिज्म को डिफाई कर पाएँ और इंसर्जेंट्स को कर्ब कर पाएँ। ये तीनों, क्योंकि उनका बहुत नेक्सेस स्ट्रांगली जो नॉर्थ ईस्ट हमारे जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो अनूप चेतिया और उल्फा के लोग थे उनसे बना हुआ था। तो इनको ध्यान में रखते हमने बॉर्डर किया। एक बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ कि हमने 2015 में इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को फाइनल किया और इसमें 4 समझौते किए जो कि एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज के कारण बने हुए थे, क्योंकि हमारा लगभग 6.5 किलोमीटर बॉर्डर अनडिमार्केटेड था और एडवर्स पजेस्ट एनक्लेव थे, जिसमें 111 एनक्लेव बांग्लादेश के इंडियन साइड में थे और इंडियंस के 151 एनक्लेव थे और साथ ही साथ कुछ भूमि थी जो एक दूसरे की भूमि सोवरेनिटी में थी। तो हमने ये सब एक्सचेंज करते हुए और 2015 में एक सक्सेसफुल एक हमने समझौता किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और इसका बांग्लादेश में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट मिला जब शेख हसीना की सरकार थी, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, जो टेररिस्ट और फंडामेंटलिस्ट उसका फायदा उठा रहे थे, जो गलत गतिविधियों थे उनका फायदा उठा रहे थे, उन सब पे रोक लगी और एक शांतिपूर्ण बॉर्डर हमने कायम किया। लेकिन चूंकि अभी चेंज ऑफ गार्ड हुआ है और मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के पीछे जो ताकतें हैं वो ताकतें जो कट्टरपंथ को पनपाती है, कट्टरपंथ को पनाह देती है और उसमें पाकिस्तान और आईएसआई जैसे संगठनों का और देश का भी पूरा इसमें हाथ रहा है, क्योंकि वही आर्म्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। 2004 में एक बहुत बड़ा आर्म्स कंसाइनमेंट चित्तागोंज में पकड़ा गया और उसमें आईएसआई और वहां की जो गवर्नमेंट उल्फा के साथ में मिली हुई थी, तो इसको एक्सपोज हुआ। तब से तो इनकी जब से शेख हसीना सत्ता में आई थी 2008 से इस पे रोक लगा दी गई थी। अब ये दोबारा से उन एक्टिविटीज को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये संजय जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हम जो अंतरिम सरकार वहाँ पर है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसके काम को देखें तो एक तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं जिनमें से बहुत सारे हिंदू हैं, उनके खिलाफ वहाँ पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की वहाँ पर कोशिश की जाती है और अब ये तीसरा जो बाढ़ को लेकर के जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो कट्टरपंथी ताकतें इनके पीछे बैठी हुई हैं या पाकिस्तान से ये दोस्ती करना चाहते हैं, ये भारत को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई है। देखिए, साफ साफ जुड़ी हुई है। पहली बात की जो ट्रैफिकिंग होता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इससे इन कट्टरपंथी ताकतों को पैसा मिलता है, इनका बिजनेस चलता है। तो ये चाहते हैं कि अगर बॉर्डर मजबूत होगा, रेगुलेटेड होगा और इसमें फेंसिंग होगा तो ये इनकी जो आमदनी है वो बंद हो जाएगी। वो आमदनी कहाँ से होगी? तो ये चाहते हैं कि बॉर्डर को एक तरीके से डिस्टर्ब बॉर्डर रहे और किसी तरीके का फेंसिंग रहे रख। दूसरी बात ये भी जानते हैं कि क्योंकि कट्टरपंथी हैं, इनकी दुकान और इनका जो धर्म के आधार पे जो ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं बांग्लादेश में, ये अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक हमेशा भारत के साथ उनका एक अच्छा जुड़ाव रहा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बांग्लादेश में या भाषाई राष्ट्रवाद की बात को समर्थन रहा है, तो वो भी इनके रास्ते में एक रोड़ा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो उनको भी ये दबाने का प्रयास करते हैं। और तीसरा कि जो पाकिस्तान के मंसूबे 1971 में इन्होंने सबने देखे, वो पाकिस्तान के मंसूबों को भी ये प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्सेस बांग्लादेश में जो रही हैं, जो हिंदू भी हैं, वो कभी पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होना देते। तो इन सबको दबा के और एक कट्टरपंथी जो जमात के लोग हैं, ये अपना दबदबा कायम करने के लिए एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करते हैं, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं। इस सबके बीच एक सवाल और आता है संजय जी, यहाँ पर अब जिस तरह का माहौल है, वैश्विक जो परिदृश्य है वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा और बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ था वो तो सबको मालूम है। और अब उनको ये भी डर सता रहा है कि जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा तो लगातार उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि भाई आप अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कीजिए, उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। और साथ ही साथ हालात ये बने हुए हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस के निर्माण के लिए सेना को आगे लाना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस तरह की जो हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए और जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है उससे दूर जाने के लिए ये कर रहे हैं क्या मोहम्मद यूनुस?
बिल्कुल सही बात है। देखिए इनको ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अब ये अपनी लेजिटिमेसी और अपने मैंडेट को बनाने के लिए इन कट्टरपंथी ताकतों का सहारा ले रहे हैं, पहली बात। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अभी तक तो ये बाइडेन के समर्थन से मोहम्मद यूनुस और डेमोक्रेट्स के समर्थन से मोहम्मद यूनुस वहां सत्ता में काबिज है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हम किसी भी तरीके के अल्पसंख्यक या हिंदुओं पे अत्याचार जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उसको नहीं होने देंगे, और तो ये बौखलाए हुए हैं। और इस बौखलाहट में वो कट्टरपंथी ताकतें, और मुझे लगता है कि एंटी इंडिया और एंटी अमेरिकन जो एंटी ट्रंप फोर्सेज है उनको मोबिलाइज करने का पूरा ऐसे में क्या जल्द वहां पर चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? देखिए ये बहुत बड़ा कंटेंशियस इश्यू बना हुआ है। ये इनको पता है कि अगर चुनाव हो गए तो कम से कम जमात और मोहम्मद यूनुस कभी जीत के नहीं आने वाले। तो इनको साफ साफ पता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे, तो ये कभी भी जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव होते हैं तो वहां पे दो ही राजनीतिक दल मजबूत है, या तो बीएनपी है या अवामी लीग है। अवामी लीग को ये बाहर रखना चाहते हैं बीएनपी के माध्यम से, बीएनपी भी को भी ये रास्ता नहीं देना चाहते, और एक डिले टेंडेंसी की हुई है कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये कोई रिफॉर्म्स यानी कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को ये सत्ता में लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। ये जमात और आर्मी के साथ नेक्सस बना के पाकिस्तान की ताकतों को मजबूत करके अपने पैर जमाए रखना चाहते हैं। इनका कोई डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और बंगाली समाज ऐसे में ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश की सेना कब तक इनका साथ देती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया संजय जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।